2003 की बात है, बीजेपी सरकार ने बोला क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूचर, किसान की मदद और एनर्जी सिक्योरिटी, और हम सब ने मान लिया। फिर पेट्रोल में इथेनॉल मिलना शुरू हुआ, पहले 5%, फिर 10%, अब 20% और अब 85% और 100% भी पास हो गए। लेकिन अब इस बात को 23 साल हो गए हैं और अब सवाल पूछना बनता है कि इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? आपको, मुझे, किसान को, या फिर बड़े पूंजीपतियों को, या किसी और को? अगर इथेनॉल मिलाना इतनी ही अच्छी चीज़ है तो लोग इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? गाड़ी की माइलेज कम होना, इंजन के कंपोनेंट्स वियर आउट हो जाना, गाड़ी खराब होना। ऐसा देश जिसमें पानी की इतनी किल्लत है, वहाँ शुगर केन जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप इतनी क्यों उगाई जा रही है इथेनॉल के लिए? आज हम इसको देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पॉलिसी को जो मंत्री सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उसका खुद क्या फाइनेंशियल कनेक्शन है इस पॉलिसी से। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप देखते जाइए। इस वीडियो में आप देखेंगे फैक्ट्स वाला सच, गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, कंपनी फाइलिंग्स और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स से लिया गया डेटा, जो आपको E20 या फिर पूरे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की असलियत बताएगा। ये सिर्फ E20 या E85 की बात नहीं है, ये वीडियो है कि पॉलिसी कैसी बनती है और पावर का गेम कैसा खेला जाता है। आइए सवाल पूछना शुरू करते हैं। बात 2003 की है कि इंडिया जितना क्रूड ऑयल माने कि कच्चा तेल इस्तेमाल करता था, उसमें से 70% आयात होता था, मतलब 70% इंपोर्ट होता था। ये एक प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ों भर के चीनी माने कि शुगर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी, पड़ी हुई थी, कहीं यूज़ नहीं हो रही थी। सरकार ने सोचा एक तीर से दो निशाने लगाए जाएं, और वहीं से शुरुआत हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लाई थी। सरकार ने मैंडेट साइन किया कि अब से फ्यूल में 5% इथेनॉल मिलाया जाएगा, पर इससे पहले वो मैंडेट इंप्लीमेंट हो पाता, उनकी सरकार गिर गई। 2004 में बीजेपी की सरकार चली गई और कांग्रेस सरकार आ गई। 2004 से लेकर 2014 की जो पूरी 10 साल की टाइमलाइन है, इसमें यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने इथेनॉल को सिर्फ 1 से 2% के बीच में ही मिलावट रखा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उसकी वजह ये थी कि सरकार को खुद क्लैरिटी नहीं थी, तब तक रिसर्च इतनी नहीं हुई थी कि इथेनॉल का व्हीकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, गाड़ियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने इसको सिर्फ 1 से 2% की ब्लेंडिंग पे रखा। 2014 में फिर मोदी सरकार आई भाजपा की, और उन्होंने इस पॉलिसी को वापस हवा देनी शुरू करी। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, कितने पैसों पे इथेनॉल खरीदा जाएगा, उसको रिवाइज करके काफ़ी हाई प्राइस रखे गए, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, जो डिस्टिलरीज होती हैं, उनको एक तरीके का इंसेंटिव मिले ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करने का। ये टाइमलाइन चली 2014 से 2018। फिर 2018 में ये हुआ कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई, जिसमें ये टारगेट सेट किया गया था कि हमें E20 तक का पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग आपकी 2030 तक खत्म करनी है। तब तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। 2021 में E10 अचीव हो गया था, मतलब 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिल रहा था, और 2025 आके E20 कंप्लीट हो गया, मतलब अब हर पेट्रोल जो बिक रहा है उसमें 20% इथेनॉल था। ये वही टारगेट था जो 2030 तक पूरा करना था, पर पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में कि किसी सरकार ने कोई टारगेट 5 साल पहले अचीव कर लिया हो। 2025 में जब ये हुआ तो कंज्यूमर, आपको या मेरे को, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो हमें E20 ही मिलता है, ऐसा नहीं कि हम E10 या E5 या अपना नॉर्मल फुल पेट्रोल ले पाते। जिन पेट्रोल पंप्स में ये फुल पेट्रोल मिलता है, प्योर पेट्रोल, वो इतने रेयर हैं कि पूरी दिल्ली में ढूंढोगे तो 2-4 मिलेंगे पूरी मुश्किल से, ठीक है। और फिर 2026 आया। 2026 में क्या हुआ? E85 मतलब 85% इथेनॉल का ये पास हो गया रेजोल्यूशन, और उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी भी ले आए जबरदस्ती, और E85 का पंप भी शुरू कर दिया। आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी क्या है? अरे भैया, E85 पे ये लोग तसल्ली नहीं मिली इनको। इसके बाद अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर ही E100 भी पास हो गया है, मतलब 100% इथेनॉल पे भी नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उन्होंने उस फाइल पे साइन कर दिया है। हालांकि नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री नहीं है वो है तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की, पर वो कह रहे हैं कि हमने E100 भी साइन कर दिया है। सरकार की किसी भी प्रकार से आलोचना करने से पहले हमें सामने वाला पक्ष भी समझना चाहिए। हम अपनी आलोचना जरूर करें, बट सरकार क्या पक्ष दे रही है उसके लिए उन्होंने 5 मेजर रीजंस दिए। ये 5 मेजर रीजंस जो है मैंने अपनी रिसर्च करी और मैंने पाया कि ये सच हैं,
पर एक बात बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आधा सच है। यस, दीज रीजंस आर ट्रू, दीज रिसर्चेस आर ट्रू, बट दे आर ओनली पार्शियली ट्रू, दे आर नॉट शोइंग द फुल पिक्चर। पहला रीजन सरकार ये देती है कि आज की डेट में हम 85 to 87% अपना क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसा फ्यूल सोर्स चाहिए जो ज़्यादा क्रूड ऑयल पे डिपेंड ना होए। बट उसका रीज़न क्या देते हैं, और बहुत लॉजिकल रीज़न है, आप सुनिए, कि रुपी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इन कंपैरिजन टू डॉलर। आई मीन $1 कभी 60 रुपये हुआ करता था, आज 95 प्लस हो गया है। तो ये जो रुपी की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इसकी वजह से हमें जितना क्रूड ऑयल बाहर से खरीदना होता है उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है। पर अब इसमें आधा सच क्या था, ये बात सही है, पर आधा पार्ट और भी बताना है कि सरकार पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है रुपी का प्राइस कंट्रोल करने में। हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे अपने, जिसकी वजह से हम डॉलर नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से हम रुपी का प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड हेंस एनर्जी सिक्योरिटी का हमें झुंझुना देना पड़ रहा है। दूसरा रीजन जो सरकार देती है कि फॉरेन एक्सचेंज की हमें सेविंग्स करनी है, मतलब देश के पास जितना डॉलर है वो बचा के रखना है। अब इसको आप ऑफिशियल डेटा पब्लिश करने के लिए, कुछ एविडेंस दिखाने के लिए सरकार ने क्या करा, 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें प्रेस रिलीज में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये अपना प्रेस रिलीज में लिखा कि 54,000 करोड़ हमने बचाए हैं रुपीस, ठीक है, क्रूड ऑयल कम खरीद कर उसकी जगह इथेनॉल यूज करके। वाह, कितनी अच्छी बात है। आपने बड़े स्मार्टली आधा सच बोला। कैसे? आपने मुझे ये तो बता दिया कि 54,000 करोड़ आपने बचाए हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि उसकी जगह आपने इथेनॉल प्रोक्योरमेंट में कितना खर्चा करा है, उसको भी तो माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं 100 रुपये का बाहर से जाके खाना खा के आया, हालांकि आज की डेट में 100 रुपये में क्या मिलता है, पर ठीक है मान लेते हैं 100 रुपये का खाना खा कर आया। अगले दिन मैं जाऊं और बोलूं कि नहीं, मैं 100 रुपये का खाना बाहर से नहीं खाऊंगा, मैं 100 रुपये बचाऊंगा और घर पे बनाऊंगा, और 80 रुपये का सामान ले आया घर पे, इंग्रेडिएंट, सब्जी और मसाले वसाले, और घर पे खाना बनाया मैंने, और बोल दूं, मैं ढिंडोरा पीट दूं जमाने में कि मैंने तो 100 रुपये बचा दिए बाहर खाना ना खा के। अरे भाई, उसको भी तो कैलकुलेट करो कि 80 रुपये का सामान लाए थे, तो 100 माइनस 80, 20 रुपये बचाए। तो 54,000 करोड़ की कीमत वही है जो प्रेस रिलीज में बड़े स्मार्टली आधा सच लिखा गया है। तीसरा रीजन जो सरकार देती है वो कहती है हमने फार्मर इनकम को सपोर्ट करने के लिए कराया, क्योंकि फार्मर गन्ना उगाएगा, इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब मेरी एक बात समझिए, ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने गारंटेड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस सेट करे इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दो तरीके से आपका इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट होता है। पहले कार्बन हैवी मोलासेस इथेनॉल, उसमें 49.41 रुपीज़ पर लीटर प्राइस सेट किया गया। दूसरा है शुगर केन जूस इथेनॉल, उसमें 65.61 रुपीज़ पर लीटर प्राइस सेट किया गया। अब आप मुझे कह रहे हैं कि फार्मर की इनकम इससे बेटर होगी, ओके, बट क्या ये बेनिफिट सही में फार्मर तक पहुंचता है? नहीं। आप फार्मर से इथेनॉल नहीं खरीदते, आप इथेनॉल खरीदते हैं डिस्टिलरीज से। डिस्टिलरीज शुगर केन से निकाल रही हैं, वो शुगर केन फार्मर से आता है। इसका मतलब क्या है? फार्मर तक आपका जो ये मॉनेटरी इंसेंटिव आप देना चाहते हैं कोई नहीं मिला वहां तक। सारा मॉनेटरी इंसेंटिव किसको मिला? वो बड़े पूंजीपतियों को जो ये डिस्टिलरीज चला रहे हैं, और अभी आगे बताऊंगा वीडियो में कौन चला रहे हैं इन सबको। चौथा रीजन सरकार देती है जो थोड़ा लॉजिकल लग रहा है सुनने में, कि बहुत सारा सरप्लस शुगर है, मतलब हमारे देश में शुगर काफी ज्यादा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो हम उसको इथेनॉल में इधर शुगर केन को कन्वर्ट करके हम उसको गाड़ियों में लगा लेते हैं, तो कम से कम जो चीज वेस्ट हो रही थी वो यूज हो जाएगी। आपका पॉइंट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट 90% सच है, हाँ, पर इसमें 10% एक आपका फेलियर भी छुपा रखा है कि आप फूड सिक्योरिटी को इस देश में मैनेज नहीं कर पा रहे। आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे कि कौन सी क्रॉप्स को कितना उगाया जाएगा जिससे फूड सिक्योरिटी देश की हैम्पर ना हो। पांचवा रीजन जो सरकार देती है वो कहती है एमिशंस रिडक्शन। अब क्या होता है, टेल पाइप जो होती है गाड़ी की एग्जॉस्ट, उसमें से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सरकार कहती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो टेल पाइप से निकलता है उसमें 20 से 30% की गिरावट आती है अगर हम ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करते हैं, माने कि इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड आधा सच है। क्यों? क्योंकि आप ये तो दिखा रहे हैं कि टेल पाइप एमिशन रिड्यूस हो रहा है, पर इथेनॉल डिस्टिलरीज जहां पे ये इथेनॉल बनाया जा रहा है और बाद में ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में,
उनमें कितना पोल्यूशन हो रहा है उसका आप कोई आंकड़ा पेश नहीं कर रहे। तो अगेन वही 54,000 करोड़ वाली बात हो गई, आपने आधा सच आधा फिगर बताया। दूसरी जगह कहां क्या फिगर चेंज हो रहा है उसके बारे में आपने कोई नहीं बताया। अभी बहुत रिसेंटली काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है सार्थक गोस्वामी की, आप देखिए जरूर, बर्निहाट इन मेघालय में ऐसी ही एक डिस्टिलरी जहां पे इथेनॉल बनाया जा रहा है, उसमें कितना हद से ज्यादा पोल्यूशन वो कर रही है, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। आई एम श्योर यहाँ पे क्लिप चल रही है और थंबनेल भी लगा होगा, आप जरूर देखिए सार्थक गोस्वामी की बर्निहाट डॉक्यूमेंट्री। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, बहुत सिंपल, क्या आपने उसको काउंट किया? नहीं किया। आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम का डेटा उठा के देख लीजिए, इनफैक्ट सरकार का अपना खुद का डेटा उठा के देख लीजिए। ये जो शहर मैं बता रहा हूँ बर्निहाट इन मेघालय, सोचो मेघालय जैसी खूबसूरत जगह जहाँ इतनी अच्छा मौसम होता है, वो देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आता है। क्यों? इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जिस इथेनॉल को आप कह रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ये 20 से 30% रिड्यूस कर रहा है, उसने एक शहर को, सिर्फ एक शहर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक शहर को कितना बर्बाद कर दिया है उस एक फैक्ट्री ने। सीधा सवाल यह है कि आपकी गाड़ी पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड व्हीकल्स 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। इतने सारे व्हीकल्स पर अगर कोई असर पड़ रहा है तो हमें उसके जानने की सख्त आवश्यकता है। 8वीं कक्षा में आपने अपनी साइंस की बुक में एक बहुत बेसिक चीज पढ़ी होगी, 8वीं तक अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, एक टर्म होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट मास आपका वो फ्यूल सोर्स दे पा रहा है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से काफी कम है, 66% के आसपास है उसके, मतलब 2/3 है पेट्रोल के। कैलोरीफिक वैल्यू कम होने से पता क्या हुआ है? जो E10 का ब्लेंड आता है उसका एनर्जी जो वैल्यू है, एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड होती है, दैट इज 3.3% लेस देन फुल पेट्रोल। एंड E20 का जो पेट्रोल आता है उसकी जो एनर्जी अंदर स्टोर्ड होती है पर लीटर दैन पेट्रोल कंपैरिजन में 6.7% कम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर उतनी ही कम एनर्जी आपको मिलती है तो उतनी ही कम आपकी गाड़ी भी चल पाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख लेता हूं, आप एक 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं और यहां 100 रुपए का E20 भरवाते हैं। 100 रुपए के पेट्रोल में आपका गाड़ी 100 रुपए का काम करती है, 100 रुपए के E20 में 6.7 माइनस करो 93.3, ठीक है। तो यहां पे 93.3 रुपीज के पेट्रोल के बराबर ये गाड़ी चल रही है। तो इतना माइलेज का रिडक्शन हुआ। आप डर लगता है ना कि पेट्रोल पंप वाला चोरी तो नहीं कर रहा, 100 की जगह 90 का ना डालते। पेट्रोल की सरकार ही चोरी कर रही है। 100 रुपए आपसे अगर ले रही है तो 93.3 रुपीज का ही आपको एक्चुअल पेट्रोल मिल रहा है उसमें। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 2021 में एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को कि हमारी सड़क पे जो गाड़ियां हैं वो E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है, आप प्लीज इसे रोल आउट मत करिए। सरकार का उस टाइम पता है रिस्पॉन्स क्या था? हैंडल इट ऑन योर ओन, अडेप्ट योर सेल्फ। मतलब हिंदी में बोले तो भाई अपने आप देख लो, हमें नहीं पता। ये करा सरकार ने। और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा बिल्कुल वेरी रिसेंटली सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने, बहुत सारे टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जहां वो बता रहे हैं कि E20 कितनी अच्छी चीज़ है और हमारी गाड़ियां पूरी तरह कंपैटिबल हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। ये वही SIAM ऑर्गेनाइजेशन है जो 2021 में कह रही थी कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब इतना आउटरीच हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसे मैं तो बहुत छोटा क्रिएटर हूं, मेरे जैसे हजारों क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, तब जाके सरकार प्रेशर में आ रही है। और वो प्रेशर से खुद को नहीं सुधार रही, वो प्रेशर से कह रही है SIAM को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोलें कि नहीं नहीं हमारी गाड़ियां ठीक हैं, आप यूज कर सकते हैं E20। तो मतलब खुद को नहीं सुधारूंगा मैं, दूसरों को बता दूंगा कि आप मेरे बिहाफ पे झूठ बोल दो। अब जो ये 30 करोड़ की मैंने बात करी, इसमें 15 करोड़ तो 2 व्हीलर्स हैं, बाइक, स्कूटर, ये सब। ये ज्यादातर किनके पास होते हैं? गरीब लोगों के पास, ठीक है। ये गाड़ी वाले लोग नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि E20 आया तो चलो हाँ E20 कंपैटिबल गाड़ी खरीद लेते हैं, पुरानी खराब भी हो गई तो चलो फेंक दो, ऐसा नहीं है। इनके लिए ये इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, अपनी ऑफिस से आना जाना करना अपने काम पे, और ये अपनी पूरी फैमिली 4-4 लोगों को ट्रैवल कराते हैं एक बाइक पे। इनकी बाइक अगर वियर टियर हो रही है, खराब हो रही है, तो इनके लिए इतना ईजी नहीं है अपने सारे पार्ट्स की रिप्लेसमेंट करना। अब इन 15 करोड़ व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से ज़्यादातर कार्बोरेटर बेस्ड हैं, या तो कार्बोरेटर बेस्ड हो सकते हैं या फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड हो सकते हैं, तो ज़्यादातर कार्बोरेटर बेस्ड है।
और कार्बोरेटर बेस्ड इंजन्स में अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालते हैं तो आपका कार्बोरेटर बहुत ही इनकंसिस्टेंटली एनर्जी देता है, लॉस ऑफ पावर देता है। इससे लॉकिंग की समस्या आ सकती है, इंजन लॉकिंग। और जो आइडलिंग होती है, गाड़ी आइडल मतलब नॉर्मल बिना रेस दिए बस ऑन करके जो छोड़ते हैं, उसमें भी रफ आइडलिंग हो सकती है, खट 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 की ऐसे आवाज आ सकती है। और उससे ज़्यादा आपकी जो वॉल्व्स होती हैं इंजन की, उसमें भी वियर एंड टियर हो सकता है। बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है और इंजन की लाइफ रिड्यूस हो सकती है, जिससे आपको अपनी बाइक जल्दी बदलनी पड़ेगी। और हाँ, इन गरीब लोगों के पास अपनी बाइक जल्दी बदलने के लिए इतना पैसा नहीं होता, ये ईएमआई पे लेते हैं बाइक। इसकी थोड़ी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। इथेनॉल होता है आपका पोलर सॉल्वेंट और आपका पेट्रोल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जितने भी रबर कंपोनेंट्स लगे होते हैं आपके ट्रांसमिशन सिस्टम्स में, आपकी व्हीकल्स में, वो सारे पेट्रोल के लिए डिजाइंड है। उनमें यूज होता है NBR, नाइट्राइल रबर करके एक मटेरियल होता है, और वो इथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं होता। बहुत सारे रबर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। इनफैक्ट गाड़ी में अगर रबर इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो गाड़ी को बनाना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है, उसकी सीलिंग करनी इतनी मुश्किल हो जाती है। जैसे ओरिंग्स, गैस्केट्स, फ्यूल होजेस, ये सब NBR के बने होते हैं। अब NBR को अगर हमें रिप्लेस करना है और नया E20 कंपैटिबल बनाना है तो हमें जो रबड़ यूज करनी होती है वो होती है FKM। FKM इज वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू NBR। अगर आप सोच भी लो कि मैं अपने सर्विस सेंटर ले जाके बाइक में हर जगह जहाँ NBR लगा होता है उसको चेंज करा के FKM कर दूं, इट विल बी डैम एक्सपेंसिव। ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन डू दिस, स्पेशली नॉट द पीपल हु ड्राइव टू व्हीलर्स। केमिस्ट्री में एक टर्म होती है हाइग्रोस्कोपिक। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में, हवा में जो मॉइस्चर है वो उसे एब्जॉर्ब करता है, और उस वजह से आपके फ्यूल टैंक के अंदर वो इथेनॉल और वाटर की जो लेयर होती है वो एक फेज सेपरेशन आ जाता है पेट्रोल के साथ। पेट्रोल ऊपर चले जाता है और इथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर होता है वो नीचे आ जाता है। इफ आई डोंट नो इफ यू नो, बट जो फ्यूल पंप्स होते हैं जो फ्यूल टैंक से इंजन तक आपका फ्यूल ले जाते हैं वो बॉटम ऑफ द टैंक में लगे होते हैं। ठीक है, और वही उसका मैकेनिज्म होता है, ऊपर लगा भी नहीं सकते आप बाय द वे। ठीक है, आपको बॉटम में ही लगाना पड़ता है, दैट्स जस्ट बेसिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो नीचे लगे होते हैं और नीचे क्या जम गया आपका इथेनॉल और वाटर की जो फेज सेपरेशन होने के बाद लेयर आ गई। अब इसकी वजह से इथेनॉल एंड वाटर का जो ये मिक्सचर होता है ये एंटर करता है इंजन में। इंजन में एंटर करके ये आपको देता है पुअर परफॉर्मेंस, अनइवन एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आपकी एनर्जी होती है वो बहुत स्मूथ, जैसे बाइक चलती है वैसे नहीं, खट 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 उस तरीके से चलेगी। एंड इन सीवियर केस वो हाइड्रो लॉकिंग भी कर सकता है। हाइड्रो लॉकिंग का मतलब क्या होता है, पानी प्योरली इंजन के पिस्टन्स के अंदर चला गया, उससे इतने जल्दी जल्दी बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं कि जो इंजन के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपकी क्रैंक होती है, रॉड, पिस्टन्स होते हैं, इन सब में क्रैक्स लग सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और पिस्टन्स, उनमें क्रैक आ सकते हैं। और इंजन में क्रैक मतलब समझ जाओ, इंजन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द व्हीकल। वो क्रैक हो गया, पूरा चेंज होगा। तो इस सब केमिस्ट्री को पढ़ के इतना तो समझ आ गया है कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। फ्यूल के जो फिल्टर्स होते हैं उनकी क्लॉगिंग ज़्यादा होगी, कार्बोरेटर को रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी चाहिए होगी। बेसिकली आपकी सारी कॉस्ट्स जो होंगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी आपको कॉस्ट करानी पड़ेगी और हेंस आपको मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी पड़ेगी। इनफैक्ट इस प्रोग्राम को लाने से पहले गवर्नमेंट ने कभी ऐसी स्टडी को कमीशन ही नहीं करा जो व्हीकल्स के वियर एंड टियर पे स्टडी करे कि अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज हो रहा है तो उन्हीं व्हीकल्स में तो उसका कितना वियर एंड टियर होगा। आपको लग रहा होगा यार इतना सारा काम होता है, इसमें एक स्टडी को क्यों कमीशन करना है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टडी ऐसी गलती से कमीशन होनी रह गई। आई थिंक दिस इज डेलिबरेटली डन सो दैट दिस डेटा डजंट कम आउट इन पब्लिक एंड हेंस पीपल विल नॉट क्वेश्चन। इंडिया के करीब 70,000 पेट्रोल पंप अपना पेट्रोल अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर करके रखते हैं। अब जब पेट्रोल की जगह E20 आएगा तो उन टैंक्स में भी E20 जाएगा, उन टैंक्स में भी वो वाटर का एक फेज सेपरेशन आ सकता है, तो उन टैंक्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो PESO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पेट्रोल पंप्स को ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप इन सिस्टम्स को पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे गरीब पेट्रोल पंप वाला कैसे कर लेगा। पेट्रोल पंप वाले गरीब नहीं होते, बड़े लोगों के ही पेट्रोल पंप होते हैं, पर मुफ्त में कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर वो इतनी कॉस्ट लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करता है, नया टैंक लगवाता है या उसी टैंक में अपग्रेड्स लगवाता है,
तो वो पैसा कहीं से तो निकालेगा ना, कहाँ से निकालेगा? स्टाफ का नंबर रिड्यूस करके, या उनकी सैलरी ना बढ़ा के, या सैलरी कम करके, वहीं से तो पैसा खींचेगा। अब एक बात बताइए, क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है कि रिसेंटली पेट्रोल पंप्स पे जो लाइनें हैं वो लंबी हो गई हैं? उसका रीज़न आई थिंक कि एक ये भी है कि स्टाफ को फायर किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि वो कॉस्ट रिकवर करनी है जो इतनी हाई कॉस्ट का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग में, अपग्रेड करने में खर्च किया E20 कंपैटिबल स्टोरेज यूनिट्स बनाने के लिए। और ये आपके व्हीकल को खराब कर रहे हैं तो अलग बात है, इससे भी ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि इसका कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है। यू कैन नॉट क्लेम एनी लीगल कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने हमें कोई चॉइस नहीं दी, आप ज़बरदस्ती हमारी E10 या E0 गाड़ियों में हमारी आप E20 पेट्रोल डाल रहे हैं, हमें कोई चॉइस नहीं दी, हमें इसकी लीगल रेमेडी चाहिए या हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके लिए कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ICICI लोम्बार्ड करके इंश्योरेंस है, उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया था कि E10 के लिए जो कंपैटिबल गाड़ियां हैं उनमें अगर आप E20 पेट्रोल भरवाते हैं, उसकी वजह से वियर एंड टियर आता है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम हम रिजेक्ट कर देंगे। इतना पब्लिक आउटरीच हुआ कि विद इन फ्यू डेज सरकार ने ऑफ कोर्स पीछे से उनको डंडा मारा होगा कि भाई तुम लोग ऐसे मत बोलो, पब्लिक हम पे गुस्सा कर रही है, तो उनको वो डिसीजन रिवर्स करना पड़ा और बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, E20 आप लगाएं कोई दिक्कत नहीं, अगर गाड़ी वियर टियर होती है तो हम इंश्योरेंस देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर एक्चुअली कितनी इंश्योरेंस मिलेगी वो तो भी समय के साथ पता चलेगा। पर पता क्या चला इससे, एक और चीज़ कि SIAM के केस जैसे यहाँ पे भी सरकार ने कंपनी को डांट लगा दी कि आप इस क्लेम को वापस ले लो चुपचाप, वरना पब्लिक हम पे चढ़ जाएगी, हम E20 वापस नहीं लेंगे। SIAM अपनी स्टेटमेंट से वापस आ जाए या ICICI लोम्बार्ड अपनी स्टेटमेंट से वापस आ जाए, सरकार E20 वापस नहीं ले रही। सरकार का सबसे बड़ा मॉरल आर्ग्यूमेंट ये है, मॉरल बोलती हंसी आ रही है सरकार और मॉरल एक स्टेटमेंट में मुझे फिट होते हुए अच्छे नहीं लग रहे, पर सरकार का मॉरल आर्ग्यूमेंट ये है कि इथेनॉल इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट देन प्योर पेट्रोल। अभी आपको मैंने सार्थक गोस्वामी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, क्लिप भी चल रही होगी, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन से फैक्ट्रीज के थ्रू कितना पोल्यूशन हो रहा है, टेल पाइप एमिशन रिड्यूस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां फैक्ट्रीज के थ्रू कितना हो रहा है। बेसिकली आप फिर आधा सच बता रहे हो, आपने एनवायरमेंटल जो क्लेम्स करे हैं वही झूठे हैं, या बोलने चाहिए आधे सच है। आधे सच और झूठ का वही खेल है कि आपने लोहा बेच दिया, उसके ऊपर लोहा बेच दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया और बोल के कि ये तो सोना है, वही है। दूसरा मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है शुगर केन। अब हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और ज़्यादातर शुगर केन आपका महाराष्ट्र की बेल्ट में उगता है और वो है सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड रीजन का अपने आप ही ग्राउंड वाटर लेवल्स कम होते हैं वहाँ पे, उसके बावजूद आप ऐसी क्रॉप उगा रहे हो शुगर केन जैसी जो इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग है। अब वाटर भैया हवा से तो आ नहीं रहा, वाटर कहाँ से आता है? ज़्यादातर वाटर ऑफकोर्स कुछ वाटर कैनाल से आता है, कुछ रेन से आता है, बट ज़्यादातर वाटर कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर आप पंप आउट करते हो ट्यूबवेल लगा के, हाँ या ना, बोरवेल ट्यूबवेल ये सब लगा के। अब आप ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हो तो अब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है आपका। आपको लगेगा यार ध्रुव ग्राउंड वाटर लेवल नीचे ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, हम और डीप खोद देंगे, क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। ग्राउंड वाटर आप रियलाइज़ नहीं करोगे, इनफैक्ट जो लोग नॉर्थ इंडिया या दिल्ली में स्पेशली बैठे होंगे उनको ये बता दूं कि ग्राउंड वाटर ही है जिसकी वजह से आपको सर्दियों में इतना पोल्यूशन झेलना पड़ता है। कैसे, ये भी समझा देता हूँ। पंजाब में ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लो हो गया था आज से करीब 10-11 साल पहले, तो वहाँ की सरकार ने पॉलिसी लाई थी कि आप इस टाइम के ड्यूरेशन में ही हार्वेस्ट कर सकते हैं और सोइंग इस टाइम में ही कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को देखते हुए कि किस टाइम गर्मी होती है, किस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती। उस चक्कर में क्योंकि उसके बीच का ड्यूरेशन गैप इतना कम था, फार्मर्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो अपना पूरा खेत खाली करके नया सीड्स बो करेंगे, तो फिर क्या करा उन्होंने कि पराली जलानी शुरू कर देते हैं। और नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली में बैठे हुए ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन सर्दियों में हमारे यहाँ पराली की वजह से होता है। तो ग्राउंड वाटर आपको कैसे कैसे वजह से इम्पैक्ट करेगा आपको आइडिया भी नहीं है। और आपके घर में जो पानी आ रहा है ये समरसेबल मोटर चला के, हाँ ये भी ग्राउंड वाटर से आता है।
तो आपका ग्राउंड वाटर रिड्यूस होगा, इस पंप को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा बिजली का बिल आएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको इस पंप को और डीप डिग करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है तो उसको और नीचे जाना पड़ेगा। और ये भी सोच लेना कब तक जाओगे, जितना ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा उतना ड्रॉट की मतलब सूखा पड़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अभी एक और मजे वाली बात बताते हैं, एंटरटेनमेंट की है, ये एनवायरमेंट की बोलते हैं पर एंटरटेनमेंट की है, कि इंडिया की जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसके अंदर इथेनॉल नहीं है। इथेनॉल पेट्रोलियम पाइपलाइन से क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता? क्यों? अभी बताया था, इथेनॉल पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पाइपलाइन उसके लिए बनी ही नहीं है। तो अब इथेनॉल भैया ट्रैवल कैसे हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंट्री में? वो ट्रैवल हो रहा है ऑयल टैंकर्स, ट्रक्स के थ्रू। और उन ऑयल टैंकर्स को कौन चलाता है? डीजल। और डीजल क्या करता है? पोल्यूशन। बेसिकली आप क्लेम कर रहे हो कि इथेनॉल से हमने पोल्यूशन कम किया, और डीजल यूज़ कर रहे हो उसको ट्रांसपोर्ट करने में। इसी का एक बहुत अच्छा कुछ दिन पहले रील देखी थी मैंने, मीम आया था कोई, कि कोई अपनी टेस्ला चला रहा है पीछे जनरेटर लगा के, तो डीजल से जनरेटर चला रहा है और उससे बैटरी चार्ज करके अपनी ईवी चला रहा है। ये वही बेवकूफ़ी भरा आर्ग्यूमेंट है। दो 2022 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रेट्स बताता हूँ आपको इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के। कार्बन हैवी मोलेसिस इथेनॉल जो है 49.41 रुपीज़ पर लीटर, एंड शुगर केन जूस इथेनॉल 65.61 रुपीज़ पर लीटर। ये प्राइस गवर्नमेंट देती है डिस्टिलरीज को इथेनॉल प्रोक्योर करने के लिए, इथेनॉल लेने के लिए। पर ये प्राइस क्या सही में फार्मर्स की जेब तक जा रहा है? नहीं, ये प्राइस आपका फैक्ट्री वालों की जेब तक जा रहा है, जो फैक्ट्री ओन करते हैं, ना कि फैक्ट्री में काम वाम करते हैं। फैक्ट्री जो ओन करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जेब में जा रहा है। और इन डिस्टिलरीज को सेटअप करने के लिए सरकार ने आपको डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडीज दी हैं, कैपिटल पैसा, डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडीज दी हैं आपको ये सेटअप करने के लिए। और आपका जो लोन भी अगर आपने लिया है उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसकी भी पार्शियल जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी सरकार दे रही है। मतलब आपको इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है इन डिस्टिलरीज को जस्ट टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल। और हमारा क्या, आम जनता का क्या? कुछ नहीं। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था अभी इंटरनेट पे कि इथेनॉल के ऊपर, E20 के ऊपर बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं। एक पॉइंट मुझे मिला ही नहीं किसी वीडियो में कि आपके अगर पेट्रोल में इथेनॉल होगा ज़्यादा तो आपकी गाड़ी की माइलेज कम होगी, अंडरस्टूड है। पर इसका मतलब ये भी है कि पहले आप जितने रुपए का पेट्रोल भरवाते थे महीने में, अब उतना ही डिस्टेंस चलने के लिए आपको ज़्यादा रुपए का पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सब लोग अंडरस्टूड हैं। एक बात और भी देखो, प्रति लीटर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है पेट्रोल से। इसका मतलब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है सिर्फ आपके ज़्यादा गाड़ी के पेट्रोल के खर्चे से। आप गाड़ी चला उतनी ही रहे हो, पर सरकार को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना ही टैक्स अब वो ज़्यादा लीटर बेच के ले पा रही है। क्यों? क्योंकि आपका कम लीटर में काम नहीं चल रहा, आपको ज़्यादा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ब्लेंडेड पेट्रोल की कम है नॉर्मल पेट्रोल से। इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स बताते हैं कि करीब 20,000 से लेकर 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है इन डिस्टिलरीज को इथेनॉल के लिए सेटअप करने के लिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या यही पैसा हम और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फ्यूल बनाने के ऊपर या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के ऊपर इतना मैसिव अमाउंट ऑफ मनी खर्च नहीं कर सकते थे? मे बी शायद से किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। इस गलत फहमी में आप मत रहिए कि इस देश की कोई भी पॉलिसी नेताओं और बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम ना करे कि ऐसा हो जाए ना। इसी केस में सबसे बड़ा प्रमोटर गवर्नमेंट का, जो सबसे ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है इस पॉलिसी का, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नॉट द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दैट इज हरदीप सिंह पुरी, अनदर फेस दैट यू कैन नॉट सी एवर। ठीक है, नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसका असली गडकरी एंगल है क्या? ये जो गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इसको बेसिकली दो मिनिस्ट्रीज मॉनिटर करती हैं, सबसे ज़्यादा वही उस पर काम कर रही होती हैं। वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा कौन इसका प्रमोशन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसकी मिनिस्ट्री है भी नहीं। आपको क्या इसमें कुछ शक नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो अभी चिट्ठे सारे खोलता हूँ, वेट करो। अब ये जो नितिन गडकरी हैं, ये फाउंडर हैं और हिस्टोरिकली की प्रमोटर रहे हैं पूर्ति ग्रुप के। पूर्ति ग्रुप में
मल्टीपल कंपनीज आती हैं और एक कंपनी का नाम बताता हूँ, जैसे पूर्ति सहकार कारखाना लिमिटेड। ये क्या है? शुगर फैक्ट्री। अब शुगर फैक्ट्री का मतलब क्या है? मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। शुगर केन आता है, उससे आपका शुगर बनता है, मोलेसिस बनता है, और फिर मोलेसिस के थ्रू आपका इथेनॉल बनता है। डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। दूसरी कंपनी है पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड। ठीक है, ये क्या काम करती है? पावर जनरेशन का काम करती है यूजिंग बायोमास एंड अदर एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग शुगर केन बगैस। ठीक है, तो आप थोड़े अपने आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे आई एम श्योर अभी तक। ठीक है, और एक और सॉलिड कनेक्शन है जो कोइंसिडेंटल नहीं है, वो है सियान एग्रो का केस। अब ये सियान एग्रो का केस क्या है? सियान एग्रो का जो एमडी है, जो चलाता है कंपनी को, कौन है? निखिल गडकरी, नितिन गडकरी का बेटा। ठीक है, ये कंपनी बहुत ही नॉमिनल परफॉर्म कर रही थी काफ़ी साल से। 2024 में इन्होंने सडनली अनाउंस किया कि अब हम इथेनॉल भी बनाना शुरू करेंगे, और रातों रात इस कंपनी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इथेनॉल प्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट के जस्ट बाद ही इनको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में किस किस से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले? गेस करिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? सारी क्या है? सरकारी कंपनी, आपकी और मेरी कंपनियां हैं ये, जिनसे नितिन गडकरी के बेटे को इतने टेंडर मिले जा रहे हैं। और एक बाप अपने एक ही बेटे का फायदा करे, ये तो सच नहीं है, दूसरे वाले को भी तो लेना था। दूसरा बेटा है सारंग गडकरी, उसकी कंपनी थी मानस एग्रो, वो भी शुगर और फ्यूल के बिजनेस में थी। अब डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि अब मानस एग्रो सियान एग्रो के अंडर ही सब्सिडरी बन गई है, पर मानस एग्रो किसकी थी? आपके सारंग गडकरी की। तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। कुछ डेटा पढ़ के सुनाता हूँ। सियान एग्रो का जो रेवेन्यू था जून 2024 में, जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट, 18 करोड़ का था, और जून 2025 में कितना हो गया? 523 करोड़। इसका मतलब 30 टाइम्स, 30 गुना हो गया सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। स्टॉक प्राइस की बात करें तो जो 2025 जनवरी में इसका स्टॉक प्राइस था 37 रुपये, और अगस्त 2025 में इसका स्टॉक प्राइस कितना पहुंच गया? 638 रुपये, 638 रुपीज़, विच इज़ अ सर्ज ऑफ 2184%। 2000% स्टॉक प्राइस राइज हुआ है। बल्कि जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करते होंगे उनको एक चीज़ नाम पता होगा, अपर सर्किट लिमिट। ठीक है, इस कंपनी ने 12 दिन कंसिक्यूटिवली अपर सर्किट लिमिट को हिट किया है। देखिए कभी ऐसा आपने, अपर सर्किट को 12 दिन कंसिक्यूटिवली हिट किया गया है। कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल फॉर्मली तब हुई जब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेरा ने सितंबर 2025 में आरोप लगाया कि बाप कैबिनेट में बैठ के पॉलिसी बना रहा है और वो बेटे पैसा छाप रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, इस चीज़ में नितिन गडकरी आएंगे सामने, बयान देंगे कि भैया हमसे गलती हो गई, हम ऐसा नहीं कर रहे, ये वो। कौन आया सामने? हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो आए, भैया ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं करता हूँ अप्रूव, नितिन गडकरी नहीं करते। वो ये कह रहे हैं। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑन पेपर ही है, काम तो गडकरी साहब कर रहे हैं। तुमसे भी ये बताने आए हो कि आई एम ऑल्सो प्रेजेंट सर। अब 3 मेजर क्वेश्चंस रेज होते हैं। सियान जो है चलो निखिल गडकरी की है, नितिन गडकरी तो अभी भी पूर्ति ग्रुप से रिलेटेड है। तो 3 ओपन क्वेश्चंस। क्या पूर्ति सहकार कारखाना या कोई भी पूर्ति ग्रुप की कंपनी मोलेसिस या फीडस्टॉक सियान जैसी कंपनीज को बेचती है, जो आगे जाके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपना इथेनॉल बेच देते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत? तो पूर्ति इन्वॉल्व है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितना परसेंटेज ऑफ सियान एग्रो का रेवेन्यू इथेनॉल ब्लेंडिंग से आ रहा है या इथेनॉल प्रोडक्शन से आ रहा है, ये भी पता होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये सियान एग्रो जो कंपनी है, जो एकदम से जब इथेनॉल अनाउंस करती है तो बड़ी बड़ी PSUs के उसको टेंडर मिलते हैं, HPCL, BPCL, IOCL, इन सब के जब टेंडर्स मिलते हैं तो क्या वो फॉर्मूला बेस्ड टेंडर्स प्रोक्योरमेंट तरीके से दिए गए हैं, या वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है, मतलब उनको खास प्रेफरेंस दी गई है? अभी तक इस वीडियो में क्या क्या हमने फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 7 मेजर फैक्ट्स हैं। पहला कि इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो माइलेज नॉर्मल पेट्रोल में E10 की 3.3% होती है उसके कंपैरिजन में, और E20 की 6.7% रिडक्शन होती है। ठीक है, इंडियाज एक्सिस्टिंग फ्लीट
जो 15 करोड़ व्हीकल्स की है वो E20 के लिए डिज़ाइन नहीं है। ये भी हमने फैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया। बार बार गडकरी जी हमारे प्यारे ब्राज़ील की तारीफ करते रहते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि ब्राज़ील ने रातों रात ये काम नहीं किया था। 50 साल लेकर धीरे 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 उन्होंने ये इंट्रोडक्शन किया था इथेनॉल ब्लेंडिंग का, और उसमें भी वो लोग ऑप्शंस देते थे व्हीकल को कि अगर आपका व्हीकल पुराना है तो आप ये पुराना वाला पेट्रोल यूज कर लीजिए, जो मोर एडवांस पेट्रोल है, ज्यादा इथेनॉल वाला, वो नई गाड़ियों को यूज करने दीजिए। तो ब्राजील से अपना केस आप कंपेयर मत करो, आपने तो थोपा है जनता पे। तीसरा पॉइंट कि इसका असली बेनिफिशियरी है कौन, जो डिस्टिलरी के ओनर्स हैं या हम लोग या फार्मर्स? कोई नहीं, डिस्टिलरी के ओनर ही हैं, ये जो बड़े पूंजीपति बैठे हैं गडकरी और उनके दोस्त वोस्त, ठीक है। और चौथा शुगर केन जो होता है वो क्या है, ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है। ये हमने चौथा फैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया। पांचवा पॉइंट एस्टैब्लिश करते हैं कि नितिन गडकरी जो पूर्ति ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, निखिल गडकरी जो एमडी हैं सियान ग्रुप के, और सारंग गडकरी जो एसोसिएटेड है मानस एग्रो से, ठीक है, इन लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन रहा है। छठा पॉइंट यह है कि इंडिया ने कभी ग्रीन हाउस गैस लाइफ साइकिल स्टडी को कमीशन किया ही नहीं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने किया। यूरोपियन यूनियन का भी कुछ लोग केस देते रहते हैं कि वो भी बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पर भी इथेनॉल है। क्या केस है? ये है कि ग्रीन हाउस गैस की जब हम स्टडी, लाइफ साइकिल स्टडी कंडक्ट करी उन लोगों ने, तो उन्होंने पाया कि जो इससे फायदे हो रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान इनडायरेक्ट लैंड यूज चेंज इफेक्ट से हो रहे हैं। जिस तरह लैंड का यूज चेंज हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जब धीरे धीरे बढ़ रहा था 7% तक आया, 7% पे कैप कर दिया, उसको रोक दिया, और उसके बाद अब वो धीरे धीरे उसको नीचे ला रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन जैसा प्रोग्रेसिव देश या प्रोग्रेसिव यूनियन ऑफ कंट्रीज भी इसको नीचे ला रहा है, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग? ज़्यादा इलेक्ट्रिक पे जाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इथेनॉल बढ़ाने पे नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए स्टडी कर ली है। अगर अब हम 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करें, तो हमने लास्ट पॉइंट क्या एस्टैब्लिश किया कि यस, कंज्यूमर के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, माइलेज कम हो गई है, और अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपके पास कोई लीगल रेमेडी का भी ऑप्शन नहीं है। वीडियो में खत्म करूंगा 5 डिमांड्स के साथ, 5 ट्रांसपेरेंसी की डिमांड्स। पहली, एक ऐसी स्टडी मैंडेट की जाए जो यूरोपियन यूनियन की मेथोडोलॉजी पे काम करे और इंडिपेंडेंटली इस चीज़ का स्टडी करे कि व्हीकल्स पे इथेनॉल का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो जो भी कमेटी होगी जो इसको स्टडी कर रही है, वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ना गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होनी चाहिए। दूसरा, इसकी रिपोर्ट्स आप पब्लिश करिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो ज़्यादातर PSUs हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो जिन से इथेनॉल ले रही हैं उनसे कितना ले रही हैं, और उन कंपनीज के कौन कौन ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैं। तीसरा, यूरोपियन यूनियन की ही मेथोडोलॉजी पे ग्रीन हाउस गैस की जो लाइफ साइकिल है, GHG लाइफ साइकिल, उसकी भी स्टडी की जाए। इथेनॉल का इंडिया पे GHG इफेक्ट कितना और कैसे हो रहा है, उसके ऊपर एक पूरी एक्सटेंसिव स्टडी करी जाए, जिसमें सिर्फ टेल पाइप एमिशन ना देखा जाए, बल्कि डिस्टिलरी से इथेनॉल बनने में कितना प्रदूषण फैल रहा है, वो डीजल के ट्रक्स ले जाने में कितना प्रदूषण फैल रहा है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके एक इंडिपेंडेंट स्टडी वहाँ पर भी करी जाए। ये तीसरी डिमांड थी। चौथी डिमांड ये है कि नितिन गडकरी एंड सारंग गडकरी एंड निखिल गडकरी अपना फाइल करें फॉर्मली पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर्स, जहाँ पे वो अपने शुगर, इथेनॉल, डिस्टिलरी, बायोफ्यूल जैसे सारे बिजनेसेस को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करें और सरकार को बताएं कि ये हमारा डेटा है, जिससे किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हल्का सा भी स्कोप है तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट जांच की जाए। पांचवी और आखिरी डिमांड ये है कि जनता पे E20 थोपा ना जाए, उनको ऑप्शंस दिए जाएं कि आप अपनी मर्जी से नॉर्मल पेट्रोल या E10 भी भरवा सकते हो, E20 भी अवेलेबल है। तो जिनको भरवाना है वो भरवाएं, जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो अपना दूसरा भरवाएंगे। और इसी पॉइंट में एक एक्सटेंशन ये भी है कि अगर आप थोप ही रहे हो तो जनता के पास लीगल रेमेडी का ऑप्शन भी होना चाहिए। उनको, उनकी अगर गाड़ी आपकी वजह से खराब हो रही है तो उनके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सारी पॉलिसीज पब्लिक स्क्रूटिनी के अंदर आनी चाहिए। हर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सके, और कोई नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने इंटरेस्ट्स पब्लिक से छुपाए। अगर वो नेता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड है, तो हाँ, अपने सारे इंटरेस्ट्स वो
वहाँ पब्लिक करे कि ये मैं इस बिजनेस में हूँ और ये काम कर रहा हूँ, इतना इतना बेच रहा हूँ। ठीक है, हमारा काम था सवाल पूछना, आपका काम है जवाब मांगना।